नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल। पिछले लगभग एक महीने में हमने 20 स्टोरीज की हैं। सारी की सारी कहीं ना कहीं वो क्राइम पे बेस्ड थी। अगर उन स्टोरीज को देखा जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतना ज्यादा क्राइम। उसके पीछे कई सारे रीजन भी हो सकते हैं। एक तो यही हो सकता है कि जब अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है तो इंसान जो है पेट पालने के लिए कुछ भी करता है। आज की कहानी जो है वो बहुत सी चीजें तय करेगी। आज की कहानी जो है, जब ये घटना हुई इसके बाद देश में ये तय हुआ कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा कैसी होगी। शायद अगर आपको इस घटना से पहले देखेंगे, या हम कह सकते हैं 1987 से पहले अगर आप देखेंगे, तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा जो होती थी वो इतना पुख्ता नहीं होती थी। लोग उनके नजदीक तक पहुंच जाते थे। वो चाहे आप इंदिरा गांधी का समय देखिए, चाहे वो राजीव गांधी का समय रहा हो, उससे जितना पीछे आप जाएंगे प्रधानमंत्री की सुरक्षा नॉर्मल हुआ करती थी। हम बात करने वाले हैं राजीव गांधी की। राजीव गांधी के बारे में अगर कुछ बात करें तो वो हिंदुस्तान के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। उनकी मौत का अगर जिक्र करें तो ह्यूमन बम से उनकी मौत हुई, और हिंदुस्तान के पहले और आखिरी प्रधानमंत्री थे जिनकी हत्या जो है ह्यूमन बम के द्वारा की गई। और जैसा कि हमने पहले बताया कि इसके बाद ही तय हो गया कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा कैसे होगी, और इनकी हत्या के बाद ही ये सारी चीजें तय हो गई। ये स्टोरी आपको सुनना है तो सबसे पहले तो हमें लगभग कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा। हम पीछे मैप लगा है, शायद वो इस वक्त इस वीडियो में ना आ पाए, लेकिन उसमें देखिए अब श्रीलंका है। श्रीलंका वही देश जो हम कह सकते हैं अपने देश के नीचे लटका हुआ है, छोटा सा। ये छोटा सा देश है, लेकिन कहते हैं कि काफी सुंदर है, अच्छा है। सफाई के मामले में देखा जाए तो अगर आप यूरोपियन कंट्रीज से कंपेयर करेंगे तो श्रीलंका में जो है ज्यादा सफाई रहती है। बहुत ही खूबसूरत देश है। इसकी खूबसूरती के साथ साथ जो है, जो सबसे ज्यादा जो लोग इसमें नुकसान करते हैं वो यहां पर दो रिलीजन है, एक तो सिंधी है और दूसरा तमिल है। अगर हम 1987 की बात करें तो 1987 में जो है श्रीलंका में शांति नहीं थी। शांति ना होने का कारण यही दो रिलीजन थे, सिंधी और तमिल। ये लोग आपस में लड़ रहे थे। तमिल जो थे वो हिंदू थे, कुछ मुस्लिम भी थे, और सिंधी जो थे वो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। जो मुस्लिम हिंदू या जो तमिल लोग थे वो इंडिया से गए थे। इंडिया से कैसे वहां पहुंचे? कहते कि जब अंग्रेजों का शासन था तो प्लांटेशन वर्कर के रूप में वो लोग वहां पर पहुंचे, श्रीलंका पहुंचे, और उसके बाद वो श्रीलंका में ही बस गए। और फिर जब वो वहीं बस गए तो उनके, ये मान के चलिए कि जो लोग इस वक्त उनके पूर्वज वहां पे बसे होंगे। यहीं पे एक जगह है कोलंबो और जाफना। चाहे वो कोलंबो हो चाहे वो जाफना हो, ये दोनों ही काफी अच्छी जगह हैं। अब यहां पर ये है कि इन दोनों जगहों पर अगर देखा जाए तो सिंधियों की जो तादाद है वो काफी ज्यादा है। अब तमिल कम है वहां पे, सिंधियों का वर्चस्व भी है, राजनीति में भी वर्चस्व उनका है। और जब भी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं तमिलों को कम इंपॉर्टेंस इसलिए भी दिया जाता है क्योंकि सरकार को लगता है कि जो सिंधी हैं वो काफी, हम कह सकते हैं कि मेजॉरिटी में है, और मेजॉरिटी की वजह से जो है अगर उनको ज्यादा हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंस दिया जाएगा तो सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी।
कहीं ना कहीं ऐसा ही इनके साथ होता है। और इसी वजह से जो है तमिल को ये लगता है कि जो उनके अधिकार हैं वो उन्हें नहीं मिल रहे हैं, और इसके बाद ही एक ग्रुप बनता है LTTE, लिबरेशन टाइगर तमिल इल्म। इसका जो हेड होता है प्रभाकरण। सबसे अहम भूमिका जो है प्रभाकरण की ही रहती है। ये यही तय करता है कि राजीव गांधी की हत्या कैसे होगी, यही तय करता है कि हत्या करना क्यों जरूरी है। जबकि अगर आप अभी आगे हम आपको दिखाएंगे कि भारत सरकार ने जो है उस वक्त राजीव गांधी ने इसकी बहुत मदद की थी। बात है 23 जुलाई 1983 को। 23 जुलाई 1983 की अगर हम बात करें तो जो लिक्टे ग्रुप है, ये LTT जो लिक्टे ग्रुप है, ये गोरिल्ला वॉर करने में जो है बहुत माहिर था। ये लोग माइंस बिछा देते थे, ह्यूमन बम तैयार कर देते थे। अब ह्यूमन बम है वो एक भीड़ में घुस गया और फट गया, 15, 20, 100, 200 मार देते हैं। अब कौन बच पाए? तो इन सारे कामों में जो है ये लोग माहिर थे। अब यही होता है कि जो 23 जुलाई 1983 को जो लिक्टे के कुछ लड़ाके होते हैं, या हम कह सकते हैं जो उनके कुछ ग्रुप के मेंबर होते हैं, वो लोग 13 श्रीलंकाई सैनिकों को जो है घेर कर मार देते हैं। अब जब किसी देश के सैनिक मारे जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो देश जो होगा वो प्रतिक्रिया करेगा। अब रिटेलिएट जब होता है, जब दोबारा से जब ये पता लगता है श्रीलंका सरकार को, तो अगले दिन जो है सरकार हरकत में आती है और तमिल जो हैं वो निशाने पर आ जाते हैं। क्योंकि ये ग्रुप जो था ये तमिलों का था, तमिल्स का इसमें सपोर्ट भी था। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि जो इंडिया का तमिलनाडु है वहां से भी कुछ लोग मिले हुए थे, क्योंकि अभी आप आगे देखेंगे राजीव गांधी को मारने की जो सारी प्लानिंग है वो यही हम कह सकते हैं वो जाफना के जंगलों में तो तैयार हो, प्लानिंग तो जाफना के जंगलों में तैयार की जाती है, लेकिन इंप्लीमेंट कैसे करना है ये सारी की सारी चीज जो है तमिलनाडु में बैठकर की जाती है। जब सरकार हरकत में आती है तो बहुत सारे जो तमिल होते हैं वो भागकर जो है भारत में शरण लेने के तौर पर आ जाते हैं। अब इतनी ज्यादा संख्या में जब तमिल भारत आ रहे थे तो इससे सरकार भी चिंतित हो रही थी कि इतने लोगों को रखेंगे कहां। आपको याद होगा कि 1971 के आसपास जब बांग्लादेश पर जो है उस समय ये पश्चिमी पाकिस्तान हुआ, पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, तो जब पाकिस्तान हमला कर रहा था तो वहां से जो है बहुत सारे शरणार्थी जो थे वो इंडिया आ रहे थे। उस वक्त इंदिरा गांधी भी परेशान थी, जिसके लिए जो है उन्होंने शांति वाहिनी की मदद की थी और उसको ट्रेनिंग भी दी थी। सेम कहीं ना कहीं राजीव गांधी भी चाहते थे कि इनकी मदद की जाए। तो इसके लिए होता क्या है कि अच्छा उनको रोक इसलिए नहीं सकते थे क्योंकि कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन जो था वो तमिलनाडु से था, और तमिलनाडु में भी आवाजें उठ रही थी कि अगर आप उनकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। डर ये भी था कि अगर अमेरिका ने इसमें एक्शन लिया तो अमेरिका अपना एयरबेस बना देगा श्रीलंका में, और अगर एयरबेस बन गया तो उसका एयरबेस कब तक रहेगा ये कुछ पता ही नहीं। तो कहीं ना कहीं भारत को ये लगता था कि जो अपने आसपास के कमजोर देश हैं उनको अपने अंडर में रखना जरूरी है। इसके बाद क्या होता है कि जो तमिल शरणार्थियों की तादाद बढ़ती जा रही थी भारत में, और जाफना में जो तमिल शरणार्थी फंस गए थे उन्हें जो है भारत सरकार जो है कहती है कि खाने पीने की मदद की जाए, क्योंकि जाफना में कुछ लोग इसलिए फंस गए थे, सेना ने घेर लिया था और बहुत सी चीजें ऐसी हो रही थी कि वो फंस गए थे। तो जब राजीव गांधी जो है वो कहते हैं कि हम यहां से मदद भेजेंगे, तो जो उनका एयरफोर्स है श्रीलंका का, वो और श्रीलंका की सरकार ये कहती है कि हम जो है मदद नहीं करने देंगे। जब ये कहा जाता है तो राजीव गांधी कहते हैं कि हम जो है एयरफोर्स के जरिए ये सारी चीजें भेजेंगे, और अगर हमारा कोई भी हेलीकॉप्टर गिराया गया
तो हम इसको सीधा युद्ध मानेंगे। उस वक्त होता क्या है कि उस वक्त जयवर्धने की सरकार होती है वहां पर। फिर कहीं ना कहीं उनको ये लग जाता है कि सीधा युद्ध हो जाएगा, तो वो लोग मान जाते हैं और यहां से जो है उनको मदद भेजी जाती है। इसके बाद जब ये पता चलता है कि इसमें जो है प्रभाकरण का भी हाथ है, तो प्रभाकरण को जो है अशोका होटल में बुलाया जाता है। राजीव गांधी के साथ मुलाकात होती है और राजीव गांधी जो है प्रभाकरण से कहते हैं कि तमिलों को जो है स्वतंत्रता दी जाएगी, आजादी दी जाएगी, उनके अधिकार उन्हें दिए जाएंगे। इसके बाद जो है राजीव गांधी जो है एक बात उसकी और मानते हैं। वो बात ये थी कि शांति स्थापित होने के बाद जो है श्रीलंकाई सरकार जो है प्रभाकरण को अपनी सरकार में एक पोजीशन देगी, कोई भी अच्छा सा पद देगी। इसी बेस पे जो है शांति समझौता होता है। शांति समझौता जब होता है तो यहां तो प्रभाकरण मान जाता है, लेकिन जब वो वापस श्रीलंका पहुंचता है तो उसके दिल में अभी खोट थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये चल रहा था कि हमें जो है सेपरेट एक श्रीलंका का जो जाफना का हिस्सा था वो कहता था कि हमें दे दो। ये उसके दिल में कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री या नेता बनने की सोच आ चुकी थी, वो उसके मन में लालच आ चुका था। यहां से भारतीय शांति सेना श्रीलंका भेजी जाती है और तमिलों से उनके जो हथियार हैं वो ले लिए जाते हैं। ये कहा जाता है कि यहां से शांति सेना जाएगी, तमिलों से उनके हथियार ले लिए जाएंगे, उसके बाद ये लोग सरेंडर कर देंगे और जो है इनके जो भी अधिकार हैं वो श्रीलंकाई सरकार से बात करके इनको दिए जाएंगे। यहां तो ये सारी चीजें हो जाती हैं, कई संगठन मान जाते, क्योंकि वहां पे कोई एक संगठन नहीं था, कई संगठन मान जाते हैं। लेकिन जो प्रभाकरण था वो अभी भी उसके दिमाग में यही चल रहा था कि वो सेपरेट स्टेट की बात कर रहा था। भारत सरकार जो है श्रीलंकाई सरकार से भी कहती है कि संगठन से जो है हमारी सेना आ रही है, संगठन से हथियार वापस ले लेंगे जितने भी हैं, उनसे हमारी बात हो चुकी है। हथियार वापस लेने के बाद जो है ये लोग सरेंडर कर देंगे, इनके जो अधिकार हैं वो आप इनको दे दीजिए, लेकिन हमारी सेना और इनके बीच में कोई आएगा नहीं। अब होता क्या है कि भारतीय सेना के साथ प्रभाकरण धोखा कर जाता है। वो यहां तो हर चीज पर राजी हो जाता है और धोखा ये करता है कि जब भारतीय सेना वहां पहुंचती है तो जो श्रीलंका की सेना होती है वो जाफना से वापस चली जाती है, क्योंकि भारत सरकार और श्रीलंका सरकार के बीच में यही बात हुई थी। जब वो वापस चली जाती है तो अब जो ये लोग थे, जो तमिल सेना थी, जो प्रभाकरण था, वो खुद को आजाद मान लेता है, क्योंकि उसे अब लग गया था। और जो भारत से सेना भेजी गई थी वो लड़ाई के हिसाब से नहीं भेजी गई थी कि वहां पे युद्ध होगा इसलिए भेजी गई थी। 20-20 हजार के टुकड़ों में जो है 4 टुकड़ियां भेजी गई थी। 80,000 लगभग सैनिक भेजे गए थे, लेकिन सबको जो है बेसिक हथियार दिए गए थे, बहुत ज्यादा एडवांस हथियार उनके पास नहीं थे, क्योंकि लड़ाई के मूड में नहीं गए थे। अब इसके बाद क्या होता है, प्रभाकरण की जो सेना होती है वो इंडियन पीस फोर्स पर हमला कर देती है। अब हमला करने का तरीका क्या था, उसने बच्चों को ट्रेन कर रखा था, महिलाओं को ट्रेन कर रखा था, इवन बच्चों और महिलाओं को जो है उसने ह्यूमन बम की तरह तैयार कर रखा था। गोरिल्ला युद्ध में उसके सैनिक माहिर थे और इसमें जो होता क्या है कि बहुत सारे सैनिक जो है मारे जाते हैं। अब यहां पे ये हुआ कि उनके भी सैनिक मारे गए और हमारे भी बहुत सारे सैनिक मारे गए, तो कहीं ना कहीं नुकसान देखा जाए तो अपना ही हुआ, उनका उतना नुकसान नहीं हुआ। इसके बाद होता क्या है कि ये सारी चीजें जब हो जाती हैं,
फिर वहां पे चुनाव होते हैं, चुनाव में जयवर्धने हार जाते हैं, और कहीं ना कहीं जो भारत की ये जो भारतीय पीस फोर्स पहुंचा था, इंडियन पीस फोर्स पहुंचा था, जो अपोजिट सरकार थी वो इसका विरोध कर रही थी। वहां के कुछ लोग भी इसका विरोध कर रहे थे कि तो दूसरे देश की सेना जो है हमारे देश में क्या कर रही है। इसके बाद जो है जब जयवर्धने हार जाते हैं तो भारतीय शांति सेना के खिलाफ जो अभी तक सरकार थी वो सरकार सत्ता में आ जाती है। जब वो सरकार सत्ता में आती है, इधर क्या होता है कि भारत में राजीव गांधी भी आ जाते हैं और वीपी सिंह की सरकार आ जाती है। वीपी सिंह की सरकार से जो है श्रीलंकाई सरकार कहती है कि अपनी सेना जो है वो वापस बुला लीजिए। अब वीपी सिंह पर भी दबाव था, वो भी नहीं चाहते थे ये सारी चीजें हो, वो भी क्या करते हैं कि सेना वापस बुला लेते हैं। लेकिन इधर होता क्या है कि वीपी सिंह की सरकार जो है वो बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चलती है, सरकार गिर जाती है, दोबारा चुनाव की तैयारी होने लगती है। अब जो है जब दोबारा चुनाव की तैयारी होने लगती है, अब ये चीज प्रभाकरण को खटकने लगती है। उसे पता था कि अगर राजीव गांधी सत्ता में आए तो दोबारा से इंडियन पीस फोर्स यहां पर आएगी। दोबारा से जब अगर इंडियन पीस फोर्स यहां पे आएगी, एक तो हमने उनके साथ गद्दारी की थी, इस बार जो इंडियन पीस फोर्स आएगी वो पूरी तैयारी के साथ आएगी और हमारा क्या होगा उसे अंदाजा लग गया था। अब ये सारी चीजें जब उसको अंदाजा लग गई तो वो वहीं बैठकर जो है राजीव गांधी की हत्या की तैयारी करने लगता है। अब हुआ क्या था कि जो धोखा हुआ था इंडियन पीस फोर्स के साथ, तो वो हमने बताया कि ह्यूमन बम लोग बने हुए थे, जमीनों में जो है बम लगा दिए गए थे और हम मीन्स माइंस बिछा दिए थे, ह्यूमन बम थे। सो अब श्रीलंका में इतना डर बैठ गया था कि लोग जो थे वो सड़कों पर निकलने से डरते थे। उनको इतना डर लगने लगा था कि पता नहीं कब कहां से कौन सी बम फट जाए। इसके बाद जो है जब ये सारी प्लानिंग हो रही थी तो ये प्लानिंग जो है जाफना के जंगलों में होती है, लेकिन इसको इंप्लीमेंट कहां करना था, तमिलनाडु में करना था। ये प्लानिंग जो है उनकी लाखों की सेना थी, लेकिन केवल और केवल 4 लोगों को पता थी। उसके केवल 4 लोग जो खास थे, इसके अलावा किसी को नहीं पता थी। इसमें से एक था डेगू सुब्रमण्यम। डेगू सुब्रमण्यम जो था, इसका काम था कि जो लोग राजीव गांधी को मारने जा रहे हैं उनको कहां रुकना है, कैसे रहना है, उसकी व्यवस्था जो है डेगू सुब्रमण्यम को करनी थी। इसके बाद एक था मुथु राजा। मुथु राजा जो था ये प्रभाकरण का बेहद खास था और पैसा भेजना कैसे है, लोगों से बात कैसे करनी है और ये सारी चीजें जो हैं इसका काम था। 1990 में जब जाफना के जंगलों में कत्ल की प्लानिंग की गई तो मुथु राजा जो था उसमें अहम रोल प्ले कर रहा था। इसके बाद मुर्गन था। मुर्गन जो था ये आईटी एक्सपर्ट था और ये ह्यूमन बम बनाने में भी एक्सपर्ट था, इसने ट्रेनिंग ले रखी थी। इसके बाद जो है शिवरासन जो है ये बेहद होनहार इंसान था। एक तो ये भी आईटी एक्सपर्ट था और ये कहते हैं कि एक बहुत ही होनहार जासूस था। अब ये सारी चीजें हो जाती हैं, जो भी मतलब सारी प्लानिंग तमिलनाडु में होती है। अब यहाँ पे था क्या कि कुछ लोगों की जरूरत थी अलग अलग जगह पर काम करने के लिए, तो ये लोग जो है उन लोगों को ढूंढने के लिए जो है अलग अलग जगहों पर जाते हैं और उन्हें ढूंढते हैं। ये लोग जो है श्रीलंका से एक एक करके तमिलनाडु पहुंचते हैं। सारी तैयारी हो जाती है, मतलब जितनी भी तैयारियां थी सारी तैयारी हो जाती है। अब एक काम रह जाता है कि ह्यूमन बम बनेगा कौन। अब ह्यूमन बम कौन बनेगा, तमिलनाडु में खोज की जाती है। बनने को तो कोई राजी हो सकता है, लेकिन वफादार चाहिए। बाद में अगर मुकर गया तो सारी प्लानिंग भी चौपट हो जाएगी और पकड़े गए तो होगा क्या, ये सभी को पता था। तो शिवरासन जो है ये सारी चीजें तमिलनाडु में ढूंढ रहा था, कोई नहीं मिलता। इसके बाद जो है ये वापस जाफना चला जाता है।
जातना जाता जो है ये प्रभाकर से मिलता है और कहता है कि बाकी सब तैयारी हो गई है, लेकिन ह्यूमन बम कौन बनेगा ये अभी तय नहीं है। इस पर काफी ज्यादा विचार किया जाता है और तमिलनाडु से भी जो है वो कहता है कि तमिलनाडु में हमने बहुत से लोगों को खोजा लेकिन कोई मिल नहीं रहा है, मिल भी रहा है तो हमें जो है वफादारी पर शक हो रहा है। इसके बाद जो है कहा यह जाता है कि तमिलनाडु से भी उसको जो है सपोर्ट एलटीई को जो है कहीं ना कहीं मिल रहा था और तमिलनाडु में ही एक घर लिया जाता है और वहीं पर जो है सारी प्लानिंग की जा रही थी, बस ह्यूमन बम नहीं मिल रहा था, जो कि ये प्रभाकर के पास वापस जाता है, पूछता है। प्रभाकर जो है वो क्या करता है कि शिवराशन की जो चचेरी बहन थी धनु और शुदा, धनु और शुदा को ही ये जो है सेलेक्ट करता है और कहता है कि इन्हीं में से कोई एक जो है वो तमिलनाडु जाएगी। अच्छा था ये कि जो प्रभाकर था उसे शिवरासन पर बहुत भरोसा था, बहुत। अब किसी एक को आना था, लेकिन जो शिवराशन था वो दोनों लड़कियों को लेकर जो है तमिलनाडु आता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर एक फेल हुई तो दूसरी कम से कम कामयाब हो जाएगी। अब इन लोगों को जो है जो अटैक करना था वो चुनावी रैली के दौरान करना था और व्यक्ति के नजदीक तक पहुंचना था, तो उसके लिए जो है बाकायदा ये लोग रिहर्सल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और तब जो है इन सारी चीजों को अंजाम दिया जाता है। कहते हैं कि चुनावी रैली में हमला करना था तो उसके लिए जो है कैसे आसानी से पहुंचा जाए, तो बाकी चीजें हमने आपको बताया कि ये लोग रिहर्सल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। इसके लिए 12 मई 1991 को धनु जो है पीवी सिंह के पास तक पहुंचने में कामयाब हो जाती है और 12 मई 1991 को जो है पीवी सिंह की एक रैली थी, उसी रैली में जो है उस वक्त इसने बम नहीं बांध रखा था, लेकिन ये प्रैक्टिस कर रही थी कि कैसे वहां तक पहुंचा जाए। शिवरासन जो है उनके नजदीक तक लेके जाता है, आसानी से पहुंच जाती हैं। अब जब इसमें कामयाब हो जाती हैं तो इन लोगों का जो है हौसला बढ़ने लगता है। उसके बाद जो है एक तमिलनाडु के ही बहुत फेमस नेता हैं एम करुणानिधि, एम करुणानिधि की रैली होती है और ये जो धनु है इसको उस रैली में ले जाया जाता है। उस रैली में भी जो है कैसे पहुंचना कैसे नहीं पहुंचना आसानी से पहुंच जाती है। 21 मई को जो है पेरम्बदूर में जो है राजीव गांधी की रैली है, इसकी खबर इनको शाम को 20 मई को मिल जाती है। जब 20 मई को इनको खबर मिलती है तो 5 लोग तैयार किए जाते हैं, मतलब 5 लोग ये वो थे जो पूरी प्लानिंग कर रहे थे। और एक नलिनी थी तमिलनाडु में जिसके घर में ये 5 लोग ठहरे थे, इनमें से एक खुद नलिनी थी, शिवराशन था, शुभा थी, धनु थी और हरिबाबू एक था। ये 5 लोग जो है वहां पर ठहरे हुए थे। इस रैली का विज्ञापन जो है बाकायदा अखबार में था और कहते हैं कि तय वक्त से जो है काफी लेट राजीव गांधी जो है रैली में पहुंचते हैं। लोग उनका इंतजार कर रहे थे, भीड़ जो है बेकाबू हो रही थी कि राजीव गांधी कब आएंगे और कहीं ना कहीं ये मान के चलो कि भीड़ जाने ही वाली थी, लेकिन फिर कहा जाता है कि राजीव गांधी बस कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। देखिए तय वक्त से कई घंटे लेट पहुंचे, इसका कारण ये था कि उन्होंने उस दिन कई रैलियां उन्हें करनी थी और उसके बाद जो है वो जब चेन्नई पहुंचते हैं तो मीडिया से बातचीत होती है और उसके बाद जो है जब वो मंच के पास पहुंच रहे थे तो उनकी तरफ जो है भीड़ बढ़ रही थी। सुरक्षाकर्मी उनको हटाने की कोशिश करते हैं और इसके बाद जो है धनु जो थी वो भी उनकी तरफ बढ़ रही थी।
सुरक्षा गार्ड रोक देते हैं जब धनु को देखते हैं। लेकिन कहते हैं कि उसी समय एक कांग्रेस की भी नेता थी, वो भी वहां से छोटी मोटी होंगी जो भी था, वो भी वहीं पर थी और वो भी मिलना चाहती थी। उनको भी सुरक्षाकर्मी रोक रहे थे, लेकिन राजीव गांधी देखते हैं तो वो बुला लेते हैं। सेम धनु के साथ हो रहा था कि सुरक्षाकर्मी रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राजीव गांधी की नजर जब पड़ती है तो वो कहते हैं आने दो। नलिनी जो है वो धनु जो है वो उनकी तरफ बढ़ती है और वो झुक कर जो है पैर छूने की कोशिश करती है, लेकिन वो पैर छूना नहीं चाहती थी। उसकी कमर में जो बटन लगा हुआ था वो उस बटन को दबाना चाहती थी। तो जब कोई पैर छूता है तो उसको उठाने की कोशिश की जाती है, कई बार देखा होगा लोग करते हैं। तो राजीव गांधी भी झुकते हैं और उसको उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बैक में उसके जो है वो ह्यूमन बम लगा हुआ था। कहते हैं कि जब ये बम फटा तो 16 लोगों के चीथड़े उड़ गए। राजीव गांधी का चेहरा गायब हो गया था, जो धनु थी उसका पेट गायब हो गया था, एक हाथ गायब हो गया था जिस हाथ से वो बटन दबा रही थी, और नीचे का हिस्सा रह गया था और उसका सर का कुछ हिस्सा रह गया था। इतना भयंकर हुआ था। अब जब ये खबर धीरे धीरे पूरे तमिलनाडु में फैलती है तो तमिलनाडु फॉरेंसिक साइंस के जो डायरेक्टर थे पी चंद्रशेखर, ये इस केस को अपने अंडर में लेते हैं। इसमें बहुत सारी थ्योरी आती है। कुछ लोग कहते हैं कि रेड कारपेट में बम लगी थी, कुछ कहते हैं कि फूलों की टोकरी में थी, कुछ कहते हैं कि बम फेंका गया, कुछ कहते हैं कि माला में बम थी, कुछ कहते हैं मतलब और भी ऐसी कई सारी चीजें सीन क्रिएट किए जाते हैं। लेकिन जब लाशों की फॉरेंसिक जांच होती है तो ये सारे जो दावे किए जा रहे थे इनको खारिज कर दिया जाता है पी चंद्रशेखर के द्वारा, जो कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट थे। उनका कहना है कि अगर कारपेट में बम लगी होती तो कारपेट में छेद हो जाता, नहीं हुआ। जो कि उनका कहना था कि अगर फूलों की टोकरी में बम थी तो टोकरी टूट जाती, चिथड़े हो जाते, जो कि नहीं हुआ। उनका कहना था कि अगर बम फेंका गया था तो बम अगर राजीव गांधी के पास में फटा था तो केवल राजीव गांधी को ही मतलब चोटें आती, बाकी लोगों को नहीं आती, या जब बम फेंका गया था कोई किसी की नजर में आता। इसके अलावा माला इतनी पतली थी कि उसमें बम लगाया नहीं जा सकता। ये सारी चीजें होती रही। जब लाशों की फॉरेंसिक जांच हुई तो एक बॉडी थी जिसके चीथड़े उड़े थे, और वो बॉडी एक महिला की थी। वो इससे पता चला नेल पॉलिश थी, कुछ सर का हिस्सा मिला था, लेफ्ट बाजू मिली थी, कमर के नीचे का हिस्सा मिला था। सो नेल पॉलिश और बाकी चीजों से ये क्लियर हो गया कि ये किसी महिला की बॉडी है। फिर उसके बाद फॉरेंसिक जांच हुई तो बाकी चीजों से पता चल गया। और जब ये लगा कि एक बाजू थी, उसकी एक बाजू उड़ गई थी, कमर के नीचे का हिस्सा था, सर का कुछ हिस्सा था, तो इससे ये हुआ कि जिस हाथ से उसने बटन दबाया वो हाथ गायब हो गया। कमर में बम बंधी हुई थी तो कहीं ना पेट के आसपास बम बंधी हुई थी तो पेट का हिस्सा गायब हो गया। उस लड़की ने सलवार सूट पहन रखा था और कहते कि बनियान में जो है बेलग्लू लगा रखा था और उसी में पूरा बम लपेटा गया था। कहते हैं कि थोड़ा चेहरा और पीछे का जो मांस वाला हिस्सा होता है वो थोड़ा मिला था। राजीव गांधी का चेहरा तो पूरी तरीके से उड़ गया था। तो ये थी स्टोरी। लेकिन इससे पहले जो है जिंदगी उन्हें एक मौका दे रही थी कि हो सकता है उस दिन अगर हेलीकॉप्टर उनका ठीक ना होता तो वो आज जीवित होते। कहते हैं कि विशाखापट्टनम विशाखापट्टनम से वो मद्रास, जो कि आज चेन्नई है, पहुंचते हैं। और मद्रास पहुंचते ही उनके हेलीकॉप्टर में कुछ खराबी आ जाती है। पायलट वार्निंग देता है कि अब जो है उड़ना मुश्किल है, कुछ टेक्निकल इश्यू आता है। निराश होकर वो गेस्ट हाउस की तरफ बढ़ रहे थे। कहते हैं कि आधे रास्ते पहुंच चुके थे
आधे रास्ते पहुंचने पर जो है तुरंत उन्हें एक मैसेज मिलता है उनके सेक्रेटरी को कि हेलीकॉप्टर ठीक है, उड़ान भर सकता है। पुलिस को ये वायरलेस पे मैसेज मिलता है। उनको जब ये मैसेज दिया जाता है, उनके एक पर्सनल सिक्योरिटी चीफ थे ओपी सागर, उनको ये मैसेज दिया जाता है। तो लगभग रात के 8:30 बज चुके थे। 10:10 पर वो वहां पहुंचते हैं जहां उन्हें भाषण देना था तमिलनाडु में। इसके बाद 10:19 पर वो मंच की तरफ बढ़ रहे थे और उसी समय जो है ये धमाका हो जाता है। इस धमाके में जो है इनकी मौत हो जाती है। सो अगर वो उस दिन विशाखापट्टनम से जब मद्रास पहुंचे थे, चेन्नई, जब उनका हेलीकॉप्टर खराब हुआ था, तभी कहीं वो ना ठीक हुआ होता तो शायद वो बच सकते थे।